हेलो फ्रेंड्स। कल जहाँ तक हम लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चन किया था उससे आगे आज करेंगे। जो लोग मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं इसका जो जाकर प्लीज़ देख लें और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और आज हम कल से आगे वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा आज है ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। तो पहला है नेपाल। नेपाल को 1816 में अधिकार किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। नेपाल को 1816 में अधिकार किया गया था नेपाल पर और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। सिंध पर अधिकार किया गया था 1843 ईस्वी में और गवर्नर जनरल थे एलन बरो। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बरो। भूटान पर अधिकार 1865 ईस्वी में किया गया था और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लॉरेंस। भूटान पर 1865 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लॉरेंस। बर्मा पर अधिग्रहण किया गया था 1885 ईस्वी में। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। बर्मा पर 1885 ईस्वी में और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। तो पंजाब का विलय कब हुआ? तो 1849 ईस्वी में। उस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। उस समय डलहौजी क्या थे? तो भारत के गवर्नर जनरल थे जो कि 1848 से 1856 तक रहे थे। अब हम देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी धन निष्कासन के सिद्धांत को कहते हैं। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह विचार किसने दिया कि भारत में आर्थिक राजनीतिक घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पाम दत्त। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पाम दत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जे.एन. टाटा के द्वारा। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जे.एन. टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? काबसजी डावर के द्वारा। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? काबसजी डावर के द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सेरामपुर, पश्चिम बंगाल। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो सेरामपुर, पश्चिम बंगाल। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? वर्ष 1833 में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? वर्ष 1833 में।
प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पनिक्कर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पनिक्कर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन था? तो कपड़ा उद्योग। 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन था? कपड़ा उद्योग। प्रमुख कृषि पद्धतियां देख लेते हैं। पहला तीन कठिया प्रथा। इसकी विशेषता थी कि इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। कितने पर? तो 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तीन कठिया प्रथा क्या था? तो इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ददनी प्रथा में इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। ददनी प्रथा में क्या होता था? इस प्रथा में ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों आदि से निर्मित माल ले लेते थे और उसको किस रूप में पैसे देते थे? पेशगी के रूप में धन देते थे। अब देख लेते हैं हम ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो ब्रिटिश काल में सबसे पहले आया अस्थाई बंदोबस्त, जिसे कि जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं। उसके बाद रैयतवाड़ी, फिर महालवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त को लाने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में, रैयतवाड़ी को टॉमस मुनरो 1820 में और महालवाड़ी को हॉल्ट मैकेंजी 1822 में। ये किन क्षेत्रों में आया था? तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में आया था। और रैयतवाड़ी आया था बम्बई, मद्रास और असम के क्षेत्र में। महालवाड़ी आया था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में। इसमें क्या था कि समस्त ब्रिटिश भारत का 19% था, 19% में फैला हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त कितने प्रतिशत में फैला हुआ था? 19% में। और रैयतवाड़ी 51% में और महालवाड़ी 30% में। सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी फैला हुआ था 51% में। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार करते थे। जमींदार को, अब यहाँ पे भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार। यहाँ पे भूमि का मालिक होता था तो रैयतवाड़ी में किसान और महालवाड़ी में भूमि पर गांव का अधिकार होता था। महालवाड़ी में भूमि पर किसका अधिकार होता था? गांव का अधिकार होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी थी जमींदार की। अस्थाई बंदोबस्त में किसकी थी? अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार देता था ब्रिटिश सरकार को राजस्व। और अस्थाई रैयतवाड़ी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी थी किसान की। रैयतवाड़ी में किसान की और महालवाड़ी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की थी। कर की दर यहाँ पर थी रैयतवाड़ी में 33% से 55%, महालवाड़ी में थी 60% कर की दर थी। इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते थे जो देख लेते हैं। पहला प्रभाव पड़ता था पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन। दूसरा, कृषकों की दरिद्रता। तीसरा,
कृषकों में कृषि में ठहराव तथा अवनति। चौथा, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय। और लास्ट है कृषि का वाणिज्यकरण। लास्ट क्या है? कृषि का वाणिज्यकरण। इतने प्रभाव पड़े थे इन सब से। अब आगे देख लेते हैं कि वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई। तो सर्वाधिक कौन थी? रैयतवाड़ी। सर्वाधिक कौन थी? रैयतवाड़ी। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? तो रैयतवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? भू राजस्व के निर्धारण से। भारत में रेलवे का जनक देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। तो रेलवे का जनक भारत में किन्हें माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से थाने। प्रथम रेल महाराष्ट्र में चलाई गई थी 1853 में। अब पहली बार कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने फार्मिंग सिस्टम यानी इजारेदारी प्रथा का प्रभाव भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। अब देख लेते हैं हम 1857 की क्रांति, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति बहुत सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तो बहुत। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से। कब? 10 मई 1857 से। कब? 10 मई 1857 से। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। 10 मई 1857 से। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर से, जो पश्चिम बंगाल में है। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर, जो पश्चिम बंगाल में है। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 का विद्रोह को जन्म किसने दिया था? तो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक, ये चारों कारण थे। ये चारों कारण थे जो अंग्रेजों की शोषणकारी विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम स्टर्न। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पाम स्टर्न। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित
पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे? तो अवध से। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो अवध से। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो कैनिंग ने। कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष के प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम रूप युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन ह्यू रोज ने। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन ह्यू रोज ने। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमद उल्ला के लिए। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमद उल्ला के लिए। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तात्या टोपे। तात्या टोपे को। तात्या टोपे को। तात्या टोपे का दूसरा नाम था पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तात्या टोपे को। तात्या टोपे को। इनका दूसरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। दोनों में से कोई भी आ सकता है, नाम याद रखें। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो वक्त खां को। वक्त खां को। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? वक्त खां को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन थे? तो पील कमीशन। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन है? पील कमीशन। पील कमीशन। यहाँ दिया हुआ है 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता। प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता। केंद्र दिल्ली। दिल्ली से कौन से नेता विद्रोह कर रहे थे? तो बहादुर शाह द्वितीय वक्त खां वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे? दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और वक्त खां। इसकी तारीख थी 11 मई 1857। इसकी तारीख थी 11 मई 1857। और दमन करता थे निकलसन और हडसन। दमन करता थे निकलसन और हडसन। लखनऊ से विद्रोह कर रही थी बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर बेगम हजरत महल का पुत्र था।
बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। लखनऊ से 4 जून 1857 की तिथि थी। 4 जून 1857 की तिथि थी। दमन करता थे कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल। झांसी या ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। 4 जून 1857 की तारीख थी। 4 जून 1857 की तारीख थी। दमन करता थे जनरल ह्यू रोज। जनरल ह्यू रोज। कानपुर से थे विद्रोही नेता नाना साहेब तात्या टोपे। नाना साहेब तात्या टोपे। कानपुर से कौन थे? नाना साहेब तात्या टोपे। तिथि थी 5 जून 1857। तिथि थी 5 जून 1857। दमन करता थे कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद से थे लियाकत अली। इलाहाबाद से थे लियाकत अली। तारीख थी 6 जून 1857। तारीख थी 6 जून 1857। दमन करता थे कर्नल नील। कर्नल नील। फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। इनके लिए 50,000 का इनाम भी रखा था अंग्रेजों ने। और तारीख थी जून 1857। दमन करता थे कर्नल नील। दमन करता थे कर्नल नील। जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह और अमर सिंह, दोनों भाई थे। जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह और अमर सिंह। 12 जून 1857। 12 जून 1857। दमन करते थे विलियम टेलर व विसेंट आयर। विलियम टेलर व विसेंट आयर। बरेली से थे खान बहादुर खां। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खां। तारीख थी जून 1857। दमन करता थे विसेंट आयर। फतेहपुर से थे अजीमुल्लाह। तारीख थी 1857 ईस्वी और दमन करता थे जनरल रेनार्ड। दमन करता कौन थे? जनरल रेनार्ड। फतेहपुर अजीमुल्लाह 1857 ईस्वी, जनरल रेनार्ड। एक बार फिर से इधर वाला बोल देती हूँ ताकि याद हो जाए। दिल्ली से थे बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान। लखनऊ से बेगम हजरत महल बिरजिस कादिर। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे। इलाहाबाद से लियाकत अली। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह। बरेली से खान बहादुर खां। फतेहपुर से अजीमुल्लाह। ये बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पूर्ण गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग का। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पूर्ण गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग का। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग को। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को।
1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। पुस्तक और लेखक। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। 1857 एस.एन. सेन। 1857 एस.एन. सेन। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स। रिवेलियन 1857 पी.सी. जोशी। रिवेलियन 1857 पी.सी. जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। 1857 एस.एन. सेन। सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स। रिवेलियन 1857 पी.सी. जोशी। रिवेलियन 1857 पी.सी. जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान। मैं इतनी बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। काम करते करते भी सुने तो भी आपको याद हो जाए। खाना बनाते हुए या कोई भी काम करते हुए सुने, याद हो जाए, इसीलिए मैं दोहराती हूँ। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है? तो बी.डी. सावरकर ने। किसने 1857 को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है? तो बी.डी. सावरकर ने। और इस नाम से इन्होंने पुस्तक भी लिखा है, अभी आपने देखा ही था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम
न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कथन आरसी मजूमदार का था। यह कथन किसका था? आरसी मजूमदार का। ये हमारे एग्जाम में आए भी थे, टीआरई वाले में। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? आरसी मजूमदार का। आरसी मजूमदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत इतिहासकार यहाँ पे दिए हुए हैं। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत दिए हुए हैं। इधर इतिहासकार और इधर उनके मत। इसको मैं दोहराऊंगी, इसको ध्यान से सुनिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। डॉक्टर एस.एन. सेन। जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। एस.एन. सेन ने कहा था, उनका मत दिया हुआ है कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह सब स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यह किसने कहा? तो डॉक्टर एस.एन. सेन ने। इधर वाला जो ये है ना फ्रेंड्स, यह पूरा दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किसने कहा था, ये किसका मत है? तो एस.एन. सेन का। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। यह किसका मत है? अशोक मेहता का। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। यह किसका मत है? अशोक मेहता का। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर का मत है। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? यह किसका मत है? डॉक्टर आरसी मजूमदार का। डॉक्टर आरसी मजूमदार का। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस। यह 1857 की जो क्रांति थी, जो विद्रोह था, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली ने बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। जिसका तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। यह किसने कहा था? पी रॉबर्टसन। 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। यह कहा था पी रॉबर्टसन ने। इसको तो जरूर याद करिएगा फ्रेंड्स। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स ने कहा था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्रम ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह किसने कहा? डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्रम ने। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ये किसने कहा था? रीज ने। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। यह किसने कहा था? रीज ने। रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर ह्यूरोज, जो कि दमनकर्ता थे, उन्होंने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।
प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह देख लेते हैं हम। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो नील विद्रोह, 1859 से 1860 ईस्वी तक। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह, 1859 से 1860। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को। आदिवासी नेता को जगत पिता, जिसे कि धरती आबा भी कहते हैं, के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिरसा मुंडा को। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी का नेतृत्व सिद्धू कानू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह हुआ था 1855 से 56 ईस्वी। इसके नेतृत्व करता थे सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 ईस्वी के मध्य। 1820 से 1821 ईस्वी के मध्य हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी से 21 ईस्वी के मध्य। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोही का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। कूका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी किसने संगठित किया था कूका आंदोलन को? तो गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन कब हुआ था? 1840 से 1872 ईस्वी तक। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह
का नेतृत्व किसने किया? बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी में। 1831 से 32 ईस्वी में। मानव बलि प्रथा, जिसको कि मौर्य कहते हैं, का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। कौन किया था? खोंड जनजाति ने। मानव बलि प्रथा का निषेध करने पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? खोंड जनजाति ने। मानव बलि प्रथा को मौर्य भी कहते हैं, याद रखिएगा। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1899 में। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899 में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? मेजर वॉरो को। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? मेजर बारोन। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग को। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग को। 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में बहावी किससे पराजित हुए? अंग्रेजों से। 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में बहावी किससे पराजित हुए? अंग्रेजों से। प्रमुख जनजातीय विद्रोह यहाँ पे दिया हुआ है। प्रमुख जनजातीय विद्रोह। चुआर जनजाति नेतृत्व करता थे राजा जगन्नाथ। हो जनजाति के नेतृत्व करता थे राजा पराहत। भील जनजाति के नेतृत्व करता थे सेवाराम और त्र्यंबक। खासी जनजाति के नेतृत्व करता थे राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बार मानिक। खासी जनजाति के नेतृत्व करता थे राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बार मानिक। कोल जनजाति के नेतृत्व करता थे बुद्धो भगत व गंगा नारायण। रंपा जनजाति के नेतृत्व करता थे अल्लूरी सीताराजू। रंपा के नेतृत्व करता थे अल्लूरी सीताराजू। खोंड जनजाति के नेतृत्व करता थे चक्र बिश्नोई। संथाल जाति के नेतृत्व करता थे सिद्धू व कान्हू। मुंडा जनजाति के नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। भील के दौलत भील। मुंडा के बिरसा मुंडा, भील के दौलत भील। और किस वर्ष हुए थे ये सब विद्रोह? चुआर हुआ था 1768 ईस्वी में। और प्रभावित क्षेत्र रहा था नानभूम व भीरभूम, पश्चिम बंगाल। कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो नानभूम, बीरभूम, पश्चिम बंगाल। हुआ था 1820, 1822, 1832। 3 बार हुआ था। 1820, 1822, 1832। इसमें प्रभावित क्षेत्र थे सिंहभूम व छोटा नागपुर। भील कब हुआ था? 1818 से 1848 ईस्वी। इसके प्रभावित क्षेत्र थे खानदेश। खासी कब हुआ था? 1829 से 32 ईस्वी। प्रभावित क्षेत्र थे खासी पहाड़ी, असम व मेघालय। खासी पहाड़ी जो कि फैला हुआ असम व मेघालय में। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32। इसमें प्रभावित क्षेत्र थे छोटा नागपुर। रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी। प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश। खोंड कब हुआ था? 1846 में, 48 में और 1855 ईस्वी में। इसके प्रभावित क्षेत्र से खोंडमल जो उड़ीसा में है। संथाल कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में। और इसके प्रभावित क्षेत्र थे राजमहल पहाड़ी और पश्चिम बंगाल। बिरसा मुंडा नेतृत्व करता थे। हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी। और प्रभावित क्षेत्र थे छोटा नागपुर। भील के नेतृत्व करता थे दौलत सिंह। और हुआ था 1914 से 1915। बांसवाड़ा एवं
डूंगरपुर प्रभावित क्षेत्र थे। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान में है, ये प्रभावित क्षेत्र थे। पावना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र रॉय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र रॉय थे। पावना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? ईशान चंद्र रॉय, शंभुनाथ पाल, केशव चंद्र रॉय। ईशान चंद्र रॉय, शंभुनाथ पाल, केशव चंद्र रॉय थे। पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 76। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया? केरल में। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया? केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गढ़कारी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? कोल्हापुर। गढ़कारी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? कोल्हापुर। गढ़कारी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? कोल्हापुर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? ठक्कर बाप्पा ने। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बाप्पा ने। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल मालाबार तट पर। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल मालाबार तट पर। गोविंदगिरी, मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। गोविंदगिरी, मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828 से 35 किस राज्य से संबंधित है? असम से। अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? असम से। कब हुआ था? 1828 से 35 तक। 1828 से 1835 तक। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहर मल के द्वारा। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहर मल के द्वारा। सेन साहिब के द्वारा साहिब। भगत जवाहर मल। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। बिरसा मुंडा ने किस पर बल दिया था? एकेश्वरवाद की स्थापना पर। एकेश्वरवाद की स्थापना पर किसने बल दिया? बिरसा मुंडा ने। किसान और नागरिक विद्रोह यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए और बढ़िया से देख लीजिएगा। दो बार में लेना होगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और नीचे ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसको एक बार पढ़ देती हूँ, फिर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। कोल विद्रोह 1831, नेतृत्व बुद्धो भगत। कोल विद्रोह 1831, नेतृत्व बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 56, नेतृत्व सिद्धू कानू। खैरवार विद्रोह 1874, मुंडा 1899। ताना भगत आंदोलन 1914, नेतृत्व किया था जतरा भगत ने। युआन व जुआंग विद्रोह 1867 से 68, नेतृत्व रन नायक।
अहोम विद्रोह 1828, नेतृत्व गोमधर कुंवर। अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह 1828 से 33, नेतृत्व किया था राजा तीरथ सिंह ने। कूका विद्रोह 1840 से 1872, नेतृत्व किया था भगत जवाहरलाल बालक सिंह राम सिंह कूका। राम सिंह कूका। कच्छ विद्रोह 1816, नेतृत्व भारतमल व झरेजा। भारतमल और झरेजा। बघेरा विद्रोह 1818, ये पंजाब के क्षेत्र में हुआ था, ये राजस्थान के, और ये सारे बिहार के क्षेत्र में। चेरो विद्रोह बिहार में, नेतृत्व भूषण सिंह। चेरो विद्रोह 1801, नेतृत्व भूषण सिंह। भूषण सिंह। नागा विद्रोह 1931, नेतृत्व रानी गौडिल्यो। नागा विद्रोह 1931, नेतृत्व किया था रानी गौडिल्यो। कुकी विद्रोह 1917। कुकी विद्रोह 1917। कूका और कुकी देख लीजिए फ्रेंड्स, अलग अलग है। कूका विद्रोह 1840 से 1872, और कुकी विद्रोह जो मणिपुर के साइड हुआ था, मणिपुर में हुआ था 1917। 1917। बहावी विद्रोह 1830 से 60, नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी। बहावी विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी। सन्यासी विद्रोह 1770, नेतृत्व सन्यासी गिरी संप्रदाय। फकीर विद्रोह 1776, नेतृत्व मजनू शाह चिराग। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 33, नेतृत्व कमर शाह टीपू मीर। फराइजी विद्रोह 1820, नेतृत्व दादू मियाँ। भूमिज विद्रोह 1833। खोंड विद्रोह, ये सारे जो हुए हैं उड़ीसा के क्षेत्र में। खोंड विद्रोह 1837, नेतृत्व चक्र बिश्नोई। पाइका विद्रोह 1817, बक्सी, नेतृत्व बक्सी जगबंधु। संभलपुर विद्रोह 1833 से 62, नेतृत्व करता थे सुरेंद्र साई। यहाँ है आंध्र प्रदेश का ये है कोया विद्रोह। आंध्र प्रदेश में हुआ है कोया विद्रोह 1879 से 1880, नेतृत्व करता थे टोम्मा सोरा। रंपा विद्रोह भी आंध्र प्रदेश में हुआ है। रंपा विद्रोह नेतृत्व करता थे सीताराम राजू। चेचू विद्रोह आंध्र प्रदेश। चेचू आदिवासी आंदोलन, नेतृत्व करता है मोतीलाल तेजावत। गडकरी विद्रोह, ये सब यहाँ पे विद्रोह हुए महाराष्ट्र में। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र, नेतृत्व करता थे बाबाजी अहिरकर। गडकरी मराठा किले के संरक्षक थे। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट, नेतृत्व करता थे चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के। किट्टूर विद्रोह 1824 से 29, नेतृत्व चेन्नम्मा वरन रैयप्पा। पॉलीगारो का विद्रोह तमिलनाडु, नेतृत्व करता थे कट्टाबाम्मान। गंजाम विद्रोह तमिलनाडु, श्रीकरभंज, नेतृत्व करता थे श्रीकरभंज। ये सारे हमने देख लिया है, इसे आप दोबारा देख लें, एक बार में तो याद होगा नहीं। गोगी नेगी रंगा बाईकुलू, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। गोगी नेगी रंगा बाईकुलू, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में इसे भी देख लेते हैं। इधर आंदोलन दिया हुआ है और इधर प्रभावित क्षेत्र, इधर नेतृत्वकर्ता और इधर कारण, किस कारण से हुआ था।
किसान आंदोलन। मोपला विद्रोह प्रभावित हुआ था मालाबार, केरल का क्षेत्र मालाबार। नेतृत्व करता थे के एन हाजी। कारण थे अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी। इससे प्रभावित क्षेत्र थे बंगाल और नेतृत्व करता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नील विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक खेती करवाना कारण था। पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में। पावना विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था बंगाल। इसमें पावना विद्रोह के नेतृत्व करता थे ईशान चंद्र रॉय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र रॉय। ईशान चंद्र रॉय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र रॉय। पावना विद्रोह किस कारण से पावना विद्रोह हुआ था? तो अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली के लिए। दक्कन का विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र के पूना या अहमदनगर, शोलापुर व सतारा जिले, ये सभी प्रभावित क्षेत्र हैं उससे। और इसके नेतृत्व करता थे बाबा साहेब देशमुख। कारण था रैयत बाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि। चंपारण सत्याग्रह प्रभावित क्षेत्र थे चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी। और नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी। और कारण था तीन कठिया प्रणाली के विरोध में। ये किस कारण से हुआ था? तीन कठिया प्रणाली के विद्रोह में। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात प्रभावित क्षेत्र था और इसके नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। और इसके कारण थे फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजारी वसूल किया जाना। फसल बर्बाद हो जाने के बावजूद भी सरकार के द्वारा माल गुजारी वसूल किया जाना। अवध किसान आंदोलन हुआ था और इससे प्रभावित क्षेत्र थे प्रतापगढ़, रायबरेली और सुल्तानपुर फैजाबाद। और इसके नेतृत्व करता थे झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र। और कारण थे अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू, अवैध मालगुजारी से लगान में बढ़ोतरी। एका आंदोलन के प्रभावित क्षेत्र है बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर। इसके नेतृत्व करता थे मदारी पासी। इसका कारण था लगान में वृद्धि। मोपला विद्रोह द्वितीय चरण वाला मालाबार का इसका प्रभावित क्षेत्र था। और मोपला विद्रोह द्वितीय चरण का नेतृत्व करता थे अली मुदलियर। और इसका जो कारण था अधिक लगान व बेदखली। इसको याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह द्वितीय का नेतृत्व अली मुदालियर ने किया था और मोपला विद्रोह प्रथम का जो नेतृत्व करता थे के एन हाजी ने किया था। बारदौली सत्याग्रह सूरत का बारदौली तालुका था प्रभावित। और इसके नेतृत्व करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लगान में बढ़ोतरी के कारण यह भी हुआ था। पंजाब में किसान आंदोलन हुआ था और इससे प्रभावित क्षेत्र थे जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुर, शेखुपुरा। और इसके नेतृत्व करता थे सोहन सिंह भाखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह, बाबा। सोहन सिंह भाखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर सिंह और बाबा। इसके कारण थे भू राजस्व में कटौती, ऋणों में भुगतान में स्थगन, तात्कालिक कारण अमृतसर, लाहौर में
भू राजस्व का पूर्ण निर्धारण, नहर पर कर में वृद्धि। तेभागा आंदोलन, दिनाजपुर प्रभावित क्षेत्र थे। रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, चौबीसी परगना ये प्रभावित क्षेत्र थे और इसके नेतृत्व करता थे कपाराम सिंह और भवन सिंह तेभागा आंदोलन का नेतृत्व करता थे और इसके कारण थे बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। 1/3 उपज देंगे। तेलंगाना आंदोलन, इसके प्रभावित क्षेत्र था तेलंगाना और नेतृत्व करता थे सामूहिक नेतृत्व और इसके कारण थे निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारों के विरुद्ध संघर्ष करना। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। यहाँ पे देख लेते ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा सुधार हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वारेन हेस्टिंग के द्वारा। व्यक्तिगत प्रयासों के से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा। सर विलियम जोन्स के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन 1785 ईस्वी में सर्वप्रथम भगवत गीता का अनुवाद चार्ल्स विलिंगसन ने किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन 1785 ईस्वी में सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलिंगसन ने किया तथा कालिदास ने प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का 1789 ईस्वी में प्रथम बार अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन 1785 में भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विलिंगसन ने। और कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद पहली बार किसने किया? सर विलियम जोन्स ने 1789 में। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे,
जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। प्राच्यवादी क्या थे? भारतीय भाषाओं के, भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? मैकाले। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मैकाले। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? वर्ष 1857 में। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? 1857 में। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी को। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी को। मनुस्मृति यह वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रारंभ की गई? माइकल मधुसूदन दत्त को। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई? माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? डी.के. कर्वे के प्रयासों से। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? डी.के. कर्वे के प्रयासों से। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, जो वर्ष 1816 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, जिसे कि BHU आज कहते हैं। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन के द्वारा। वर्ष 1847 में
रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेम्स टॉमसन के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेम्स टॉमसन के द्वारा। शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य दो भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे? रेले आयोग। शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य दो भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे? रेले आयोग। प्रमुख शिक्षा आयोग इधर समिति आयोग दिया हुआ वर्ष, इधर गवर्नर जनरल। चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग। हंटर आयोग आया था प्राथमिक शिक्षा के लिए 1882 ईस्वी में और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। हंटर आयोग 1882, लॉर्ड रिपन। रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग। रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन वाइसराय या गवर्नर जनरल थे। रैले आयोग विश्वविद्यालय 1902, लॉर्ड कर्जन। सैडलर आयोग 1917, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सैडलर आयोग 1917, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इंच कैप आयोग 1923, लॉर्ड रीडिंग। इंच कैप आयोग 1923, लॉर्ड रीडिंग। हार्टोग समिति भी प्राथमिक शिक्षा के लिए था 1929, लॉर्ड इरविन। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। हार्टोग समिति प्राथमिक शिक्षा के लिए 1929, लॉर्ड इरविन। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा के लिए। लिंडसे आयोग 1929, लॉर्ड इरविन। हार्टोग और लिंडसे। हार्टोग समिति और लिंडसे आयोग ये दोनों के गवर्नर जनरल रहे हैं लॉर्ड इरविन और दोनों का समय भी एक ही है 1929। हार्टोग समिति प्राथमिक शिक्षा के लिए था और लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा के लिए। सर्जेंट आयोग 1944, लॉर्ड बेवेल। सर्जेंट आयोग 1944, लॉर्ड बेवेल। राधा कृष्णन आयोग 1948, लॉर्ड माउंटबेटन। राधा कृष्णन आयोग 1948, लॉर्ड माउंटबेटन। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थे। वर्ष 1837 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। आज यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, बाकी कल पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा प्लीज़।